ब्लड सर्कुलेशन इज गिवन बाय, तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें किसने बताया? विलियम बेमाउंट, कार्ल लेंस्टीनर, विलियम हार्वे या फिर एंटोन वॉन लुइनहॉक। तो आपको पता है विलियम बेमाउंट ने हमें क्या बताया था? हमारे स्टमक की जो वर्किंग है, हमारा स्टमक जो है वो किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है, ये हमें किसने बताया था? विलियम बेमाउंट ने बताया था। कार्ल लेंस्टीनर ने हमें क्या बताया था? हमारे जो ब्लड ग्रुपिंग है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ये सारी की सारी जो हमारी ब्लड ग्रुपिंग है, इसके बारे में हमें किसने बताया? कार्ल लेंस्टीनर ने बताया। और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें बताया है विलियम हार्वे ने। एंटोन वॉन लुइनहॉक ने हमें क्या बताया है? उन्होंने हमें बताया कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीजेज आर कॉल्ड, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी को बीमारियां कॉज कर सकते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? फर्मेंटर्स, पैथोजेंस, माइकोराइजा या फिर प्लास्मिड्स। तो आपको पता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? पैथोजेंस बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय, तो आपको पता है टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? विब्रियो कॉलेरा, माइकोबैक्टीरियम, प्लाज्मोडियम या फिर सैल्मोनेला। तो आपको पता है टाइफॉइड हमें किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। विब्रियो कॉलेरा की वजह से हमें कॉलेरा नाम की बीमारी होती है, माइकोबैक्टीरियम की वजह से हमें टीबी होती है और प्लाज्मोडियम की वजह से हमें मलेरिया होता है। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज मेनली डन फॉर डायग्नोसिंग, तो विडाल टेस्ट जो है वो हम किसके डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं? तो आपको पता है जब भी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको शायद टाइफॉइड हुआ होगा तो वो आपको विडाल टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूमोनिया इज अ डैश डिजीज कॉज्ड बाय डैश, वायरस स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटोजोअन स्ट्रेप्टोकोकस, हेलमिंथीज स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको पता है जो न्यूमोनिया है वो किस टाइप की डिजीज है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किसकी वजह से होती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होती है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है वो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है? न्यूमोनिया नाम की बीमारी होती है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, तो इसमें से कौन सी वायरल डिजीज का एग्जांपल है? डाइसेंट्री, प्लाग, डिप्टेरिया या फिर कोल्ड। तो आपको पता है जो कोल्ड है वो हमें राइनो वायरस की वजह से होता है, तो ये कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड इज कोज्ड बाय, तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन कोल्ड जो है वो हमें किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट है मेलिग्नेंट मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम या फिर प्लाज्मोडियम ओव। तो आपको पता है हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से क्या होता है? मेलिग्नेंट मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया हमें किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है मलेरिया हमें होता है प्लाज्मोडियम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की वजह से, तो ये सारी स्पीसीज जो है वो मलेरिया हमारे अंदर कॉज कर सकती है, सो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, तो आपको बताना है कि मलेरिया की वो कौन सी स्टेज है जब वो आपकी बॉडी में एंटर करती है तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकती है? ट्रोफोजोइट, मीरोजोइट, सिस्ट या फिर स्पोरोजोइट। तो आपको पता है जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्टिव स्टेज को डालती है जो क्या होती है? स्पोरोजोइट होती है, जो क्या कर सकती है? हमारे अंदर इन्फेक्शन को कॉज कर सकती है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि ये जो वैक्टर्स है कौन सी डिजीज को स्प्रेड करते हैं? तो आपको पता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया नाम की बीमारी होती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो की वजह से हमें डेंगू हो जाता है और फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो की वजह से हमें फिलियारिसिस नाम की बीमारी हो जाती है जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बुलाते हैं। नेक्स्ट है न्यूमोनिया विच इन्फेक्ट्स द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, न्यूमोनिया कॉज्ड बाय। तो आपको पता है जब भी कभी आपको न्यूमोनिया हो जाता है तो आपके लंग्स के ऊपर अटैक किया जाता है, आपके लंग्स के अंदर जो आपकी एल्वोलाई है वहां पर क्या ग्रो करने लग जाते हैं? न्यूमोनिया के बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। आपको बताना है कि न्यूमोनिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ब्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी 2 and 3, 1 and 2। तो आपको पता है न्यूमोनिया हमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हमें न्यूमोनिया हो सकता है, तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट है अ टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग आफ्टर एवरी 3-4 days इन मलेरिया फीवर इज ड्यू टू। तो आपको पता है जब भी कभी किसी इंसान को मलेरिया होता है तो उसको है ना बहुत ज्यादा ठंड लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं? चिल्स एंड फीवर बोलते हैं। तो ये एक सब्सटेंस के रिलीज होने की वजह से होता है, तो वो सब्सटेंस क्या है? इंटरफेरॉन, कोलेस्ट्रम, हिरुडिन या फिर हीमेजॉइन। तो आपको पता है
हमारे जो मलेरिया का पैरासाइट है वो हमारी आरबीसी के अंदर ग्रो करने लग जाता है, और जब हमारी आरबीसी को वो रप्चर करता है तो वहां से एक पिगमेंट निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन पिगमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से ये चिल्स एंड फीवर हमें आते हैं, इतनी ठंड लगने लग जाती है मलेरिया के पेशेंट को। नेक्स्ट है, मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो मलेरिया के जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। वो 2 होस्ट कौन है? हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ह्यूमन 1 and 2, 2 and 3। तो देखो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है वो क्या करती है, इसको ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाल देती है, और इसकी जो बाकी की लाइफ साइकिल है मलेरिया की वो कहाँ पर कंप्लीट होती है? ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होती है। तो इसको जो 2 होस्ट चाहिए होते हैं वो कौन होते हैं? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो एंड ह्यूमन। नेक्स्ट है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ डैश पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस व्हिच कॉजेज डैश बैक्टीरियल एस्कैरियासिस, प्रोटोजोअन फिलियारिसिस, प्रोटोजोअन एमीबॉइसिस, बैक्टीरियल एमीबॉइसिस। तो आपको पता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक टाइप का प्रोटोजोआ है जो आपको कौन सी बीमारी कॉज करता है? एमीबॉइसिस नाम की बीमारी कॉज करता है, जिसमें क्या होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है, Who is the mechanical carrier which transmit the amoebiasis disease? तो amoebiasis disease का mechanical carrier कौन है? फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई। तो देखो एमोबाइसिस डिजीज को स्प्रेड करने का क्रेडिट किसके पास जाता है? हमारी प्यारी हाउस फ्लाई के पास। नेक्स्ट है, एस्कैरिस राउंडवॉर्म कॉजेज। तो एस्कैरिस राउंडवॉर्म जो है वो आपको कौन सी बीमारी दे सकते हैं? एमीबॉइसिस, एलिफेंटियासिस, एस्कैरियासिस या फिर रिंगवॉर्म्स। तो आपको पता है एस्कैरिस जो एक राउंड वॉर्म होता है वो हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी कॉज करते हैं? एस्कैरियासिस नाम की बीमारी को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है, फिलियारिसिस जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बुलाते हैं, ये किस प्रकार की बीमारी है? तो आपको पता है कैसी बीमारी है? हेलमिंथ से होने वाली बीमारी है, और वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई को क्रेडिट जाता है इस बीमारी को कॉज करने का। नेक्स्ट है, रिंगवॉर्म्स विच इज अ फंगल स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय विच स्पीसीज ऑफ फंजाई। तो आपने कभी कभी देखा होगा आपके शरीर के ऊपर है ना रिंगवॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम दाद बुलाते हैं, जो क्या होता है, एक प्रकार का फंगल स्किन इन्फेक्शन है। तो फंजाई की किस स्पीसीज की वजह से ये फैलता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है जो दाद हमें होता है वो ये तीनों स्पीसीज की वजह से हो सकता है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो इनमें से कौन सी बीमारी को स्प्रेड करती है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर फिलियारिसिस। तो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो मेनली क्या कॉज करती है? फिलियारिसिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बुलाते हैं। इस बीमारी को कॉज करने का मतलब इसका मेजर वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन रीजन गैम्बूसिया फिश आर इंट्रोड्यूस इनटू वाटर बॉडीज। तो गैम्बूसिया फिश को हम वाटर बॉडी के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? टू कंज्यूम एल्गी, टू कंट्रोल मॉस्किटो लार्वा, टू इंक्रीज वाटर क्लैरिटी, टू इंक्रीज पोल्यूशन इन वाटर। तो आपको पता है जब भी कभी किसी वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉस्किटो के लार्वा जो है वो बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम गैम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो क्या कर सके, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाए और हम मॉस्किटो को कंट्रोल कर पाए। मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकने के लिए हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक एंड प्रेजेंट सिंस बर्थ। तो आपको एक ऐसी इम्यूनिटी का टाइप बताना है जो आपके अंदर है ना जब आप पैदा होते हो तभी से मौजूद होती है और ये इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर बाय बर्थ आपके अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? इनेट क्वालिटी बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। बाय बर्थ अगर आपके पास कोई टैलेंट है उसको हम क्या बोलते हैं कि इनेट क्वालिटी है ये उसके अंदर, ठीक है। तो वैसे ही जो बाय बर्थ इम्यूनिटी आपके पास है उसे हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक एंड ऑब्टेन ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। तो आपको बताना है इम्यूनिटी का वो प्रकार जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि उसका टारगेट जो होता है एकदम स्पेसिफिक होता है और आप अपनी पूरी लाइफ के दौरान इसको एक्वायर करते हो। तो इसको आपने पूरी लाइफ के दौरान एक्वायर किया है तो ये क्या कहलाती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, और जो बाय बर्थ मौजूद होती है वो इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट है, इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ बैरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन इनेट इम्यूनिटी बैरियर। तो इनमें से कौन सा इनेट इम्यूनिटी बैरियर के अंदर आता है? उसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर या फिर ऑल आर इंक्लूडेड। तो आपको पता है इनेट इम्यूनिटी जो बहुत नॉन स्पेसिफिक होती है उसके अंदर फिजिकल बैरियर भी आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी आता है,
सेलुलर बैरियर भी आता है और साइटोकाइनिन बैरियर भी आता है। तो ये सब हमारी इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर प्रेजेंट इन इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड। तो आपका जो फिजिकल बैरियर है जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आप पढ़ते हो उसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है? स्किन को, म्यूकस लेयर को, ओनली वन, ओनली टू, बोथ ट्रू या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन भी आती है और म्यूकस भी आता है, तो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है Which of the following is not a part of physiological barrier of innate immunity? तो physiological barrier के अंदर इनमें से कौन सा नहीं आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, सलाइवा, मोनोसाइट या फिर टीयर्स। तो आपको पता है आपके पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का टाइप है। सलाइवा जो आपके माउथ में सिक्रीट होता है जिसके अंदर लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर ये भी किसके अंदर आता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। आपके जो आंसू निकलते हैं, टीयर्स होते हैं, उसके अंदर भी लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी किसके अंदर आते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। बट जो मोनोसाइट है वो सेलुलर बैरियर का एग्जांपल है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेलुलर बैरियर। तो इसमें से कौन सा सेलुलर बैरियर का टाइप नहीं है? सलाइवा, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट या फिर नेचुरल किलर सेल्स। तो आपको पता है सेलुलर के अंदर हमारे सारे कौन आते हैं? न्यूट्रोफिल आता है, मोनोसाइट आता है, नेचुरल किलर सेल आती है, बट जो सलाइवा है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ वायरस एंटर्स आवर बॉडी इट इन्फेक्ट्स अवर सेल, विच टाइप ऑफ बैरियर फाइट्स द वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बैरियर है जो क्या करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर या फिर सेलुलर बैरियर। तो आपको पता है हमारा जो साइटोकाइनिन बैरियर है वो क्या रिलीज करना शुरू कर देता है? इंटरफेरॉन को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो किससे जाके फाइट करता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल से जाके फाइट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ऐसी इम्यूनिटी जो आप अपने लाइफ टाइम के दौरान ऑब्टेन करते हैं उसके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? स्पेसिफिक होती है, मेमोरी प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज कर सकती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता है हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ना बहुत स्पेसिफिक होती है, उसका टारगेट बहुत स्पेसिफिक होता है, उसके अंदर मेमोरी भी जनरेट हो चुकी होती है। जब दोबारा वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है ना तो वो पहचान जाती है कि इससे मैंने पहले भी फाइट कर रखी है। डाइवर्सिटी होती है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपिटोप को आइडेंटिफाई कर सकती है, कौन सा मेरी बॉडी का सेल है और कौन सा यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल है इसके अंदर भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। Which cell produced in bone marrow and also mature in bone marrow also responsible for humoral response and produce antibody। तो आपको एक ऐसी सेल के बारे में बताना है जो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है, वहीं पर मैच्योर होती है और आपकी एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करती है। नेचुरल किलर सेल, बी सेल, टी सेल या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है जो हमारी बी सेल होती है वो हमारे बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है, वहीं पर मैच्योर होती है और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज बनती है उनको प्रोड्यूस करने का काम भी कौन करती है? हमारी बी सेल करती है। नेक्स्ट है विच सेल प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड मैच्योर इन थाइमस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो आपको बताना है कि ये प्रोड्यूस तो होती है बोन मैरो के अंदर बट बाद में ये माइग्रेट कर जाती है कहाँ पर? थाइमस में, जहाँ पर इसका मैच्योरेशन होता है और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है ये कौन होती है? हमारी टी सेल होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है? बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, बोथ 1 and 3, 1 and 2। तो आपको पता है जब हम लिम्फोइड ऑर्गन को पढ़ते हैं हमें दो क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाती है, एक होती है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारे दो ही ऑर्गन आते हैं, वो कौन है? बोन मैरो एंड थाइमस, तो बोथ 1 and 3। ठीक है, स्प्लीन जो होता है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो इसमें से कौन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है? स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, पेयर्स पैच, ऑल ऑफ दी अबव। तो मैंने आपको बताया कि बोन मैरो और थाइमस जो है वो प्राइमरी है, बाकी सब क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी कहलाते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने प्रकार की एंटीबॉडीज मेनली आपको देखने को मिलती है? तो आपको पता है हमारे शरीर के अंदर है ना 5 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? IgA, IgG, IgM, IgE एंड IgD। तो आपको इन एंटीबॉडीज का नाम भी मालूम होना चाहिए, इनके कुछ फंक्शन भी आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 लाइट चेन्स एंड 1 हेवी चेन, 1 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन,
3 लाइट चेन एंड 3 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन्स। तो जब भी कभी आप अपने एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को देखोगे तो वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। 2 लाइट चेन होती है उसके अंदर और 2 हैवी चेन होती है। नेक्स्ट है विच immunoglobulin is predominant in external secretion such as colostrum provide immunity to newborn। तो आपको पता है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बोला जाता है कि माँ का दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ की बॉडी से जो पहला दूध निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं, ठीक है। इसको इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर है ना एक स्पेशल टाइप की इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है जो क्या करेगी? न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबिन उसके अंदर प्रेजेंट होती है, IgA, IgG, IgM, IgD या फिर IgE। तो आपको पता है हमारा जो कोलेस्ट्रम होता है, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके अंदर सबसे प्रीडोमिनेंट जो एंटीबॉडी होती है वो कौन होती है? IgA होती है, जो क्या करती है? न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन द सीरम विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इनेबलिंग द मदर टू ट्रांसफर इम्यूनिटी टू फीटस। तो आपको बताना है कि सीरम के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है? ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है और ये मदर से बेबी के अंदर पहुंच जाती है और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। IgA, IgG, IgM, IgD या फिर IgE। तो आपको पता है ये कौन सी होती है? IgG होती है। नेक्स्ट है विच एंटीबॉडी बाइंड्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ बेजोफिल मास्ट सेल विच कॉजेज एलर्जी। तो आपको एक ऐसी एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करना है जो आपके बेजोफिल और मास्ट सेल से अटैच कर जाती है और ये दोनों के दोनों क्या कॉज करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ऐसी एंटीबॉडी हमारी कौन सी होती है? IgE होती है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है आपको फुल फॉर्म बतानी है माल्ट की। म्यूकोजल असिस्टेड लिम्फ टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लेक्यूना एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या फिर लेटरल असिस्टेड लिम्फोइड टिश्यू। तो माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको गलत स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वेयर बी सेल फॉर्म एंड मैच्योर। तो आपको पता है बोन मैरो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है और यहाँ पर बी सेल बनती भी है और मैच्योर भी होती है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थाइमस इज अ फ्लैट बाइलोब स्ट्रक्चर वेयर टी सेल मैच्योर। तो आपको पता है थाइमस जो है उसके अंदर हमारी टी सेल मैच्योर होती है। थाइमस साइज इंक्रीजेस इन द ओल्ड एज। तो अगर आप थाइमस का साइज देखोगे ना, ये हमारा एक ग्लैंड है, ठीक है। तो थाइमस का जो साइज होता है ना वो प्यूबर्टी पे जो होता है वो अपने सबसे बड़े साइज में होता है और जैसे जैसे आपका बुढ़ापा आता जाता है, आपकी एज बड़ी होती जाती है, ओल्ड एज होती जाती है, तो थाइमस का साइज इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। द स्प्लीन स्टोर एंड फिल्टर्स ब्लड एंड मेक्स व्हाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन। तो स्प्लीन जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है जो आपको इन्फेक्शन से बचाएंगे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो थाइमस का साइज जो है वो ओल्ड एज के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। प्यूबर्टी तक उसका साइज जो होता है वो बढ़ता है, बट उसके बाद क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो आपको पता है जब भी कभी आपकी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो वो है ना कभी कभी आपकी बॉडी उसको कुछ टाइम के बाद रिजेक्ट कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से या फिर फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। तो आपको पता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का रीजन क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपके ही शरीर की जो सेल है वो उसको आइडेंटिफाई करने से मना कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजेंस विच मे बी लिविंग और डेड माइक्रोब इनटू द होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड। आप किसी के अंदर है ना लिविंग और डेड माइक्रोब को डाल रहे हो ताकि उसकी बॉडी के अंदर क्या बन सके? एंटीबॉडी बन सके। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी या फिर एलर्जिक इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent। तो जैसे कि किसी के शरीर में है ना किसी टाइप का इन्फेक्शन है तो उसको है ना डायरेक्टली उस बीमारी से फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज हेल्प करेगी, रेडीमेड उन एंटीबॉडीज को अगर हम डायरेक्टली किसी की बॉडी में डाल रहे हैं तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी है? पैसिव इम्यूनिटी,
ऑटो इम्यून इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी या फिर इनेट इम्यूनिटी। तो देखो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर है ना रेडीमेड एंटीबॉडीज हम डाल रहे हैं। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम। एलर्जी जो है वो इसलिए कॉज होती है क्योंकि हमारे शरीर में हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। किस सेल की वजह से? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या फिर मास्ट सेल्स। तो आपको पता है हमारी मास्ट सेल्स क्या करने लग जाती है? हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन को रिलीज करने लग जाती है, जो क्या कॉज करते हैं? आपके शरीर में एलर्जी कॉज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। तो इसमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है? अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर अल्जाइमर डिजीज। तो देखो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? आपका इम्यून सिस्टम जब खुद के ही सेल बॉडी को अटैक करने लग जाता है, खुद के ही सेल्स को अटैक करने लग जाता है, ऑर्गन्स को अटैक करने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है। देखो जब हमारी इम्यून सेल है ना, ये प्रॉपर्टी खो देती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि ये सेल्फ पार्टिकल है कि ये फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, यानी कि सेल्फ की जो सेल है, मेरी बॉडी की जो सेल है, उसको उसने क्या समझ लिया? दुश्मन समझ लिया और उसी पर अटैक करने लग गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून बोलेंगे। नेक्स्ट है इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और सम अदर रीजन इट अटैक्स सेल्फ सेल देन इट लीड्स टू। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि हायर वर्टिब्रेट जो होता है उसमें इम्यून सिस्टम के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ को और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सके, लेकिन किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या किसी और रीजन की वजह से अगर वो ये प्रॉपर्टी खो देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन, एलर्जिक रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून डिजीज या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये किसको जनरेट कर देते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज को जनरेट करने लग जाता है, क्योंकि वो सेल्फ की बॉडी को टारगेट करने लग जाएंगे, अटैक करने लग जाएंगे। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो आपको एड्स की फुल फॉर्म बतानी है। एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है HIV बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वायरस? बेबी वायरस, रेबेडो वायरस, रेट्रो वायरस या फिर ओनको वायरस। तो आपको पता है इसकी फैमिली क्या है? रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है HIV कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू। तो HIV जो है वो किस वे से ट्रांसमिट नहीं हो सकता? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड शेयर्ड नीडल्स, हैंडशेक विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो देखो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से फीटस को ट्रांसफर हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, इन्फेक्टेड शेयर नीडल से हो सकता है, लेकिन हैंडशेक करने से, नॉर्मल बात करने से, इन सब चीजों से नहीं होगा। नेक्स्ट है द इम्यून डेफिशिएंसी बिकम्स मार्क्ड वंस द HIV स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग मैक्रोफाजिस, बी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल। तो जैसे ही HIV हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो हमारी टी हेल्पर सेल को क्या करने लग जाता है? डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोजिंग HIV। तो HIV को डायग्नोज करने के लिए मेनली कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल, मेंटॉक्स, ESR या फिर एलाइजा। तो एलाइजा कराया जाता है। एलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट है अ सेल शोइंग सच प्रॉपर्टी इंडिकेट लूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, इन्वेड्स अदर टिश्यू, एपोप्टोसिस, कैंसर, म्यूटेशन या फिर डी डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है अगर एक सेल ने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो दिया है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है मान लो एक सेल है ना ग्रो कर रही है, जैसे ही वो दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो वहां पे ग्रो करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर बाकी जो सेल का पार्ट है वो मौजूद है, मुझे यहाँ पर ग्रो नहीं करना है। बट अगर किसी सेल ने है ना, वो ये नहीं देख रही कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो गया है, उसके बाद भी वो ग्रो करे जा रही है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन दिखा रही है, दूसरे टिश्यू को इन्वेड कर जा रही है, तो ऐसा कौन सी सेल करती है? हमारी कैंसर सेल करती है। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर एग्जिबिट स्लो प्रोलिफरेशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मेटास्टैसिस या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हम किनको बुलाते हैं? जो मेटास्टैसिस की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मेटास्टैसिस का मतलब होता है मान लो कोई एक ट्यूमर है, वो एक जगह पे मौजूद है, अब उसने टूट के है ना बाकी पार्ट्स में जाना शुरू कर दिया है। ये जो बाकी पार्ट्स में जाके उसने टूट के शुरू कर दिया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टैसिस बोलते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो क्या करते हैं? टूट के बाकी के ऑर्गन्स तक जाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकलाइज्ड ट्यूमर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू? बेगाइन ट्यूमर, नियोप्लाज्म, मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर एबनॉर्मल सेल्स। तो आपको पता है ऐसा ट्यूमर जो अपनी ही जगह पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेगाइन ट्यूमर बोलते हैं।
नेक्स्ट है कैंसर इज कॉज्ड बाय कार्सिनोजन विच कैन नॉट बी बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। तो देखो बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं, केमिकल भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, बट फिजियोलॉजिकल एजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है। आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज कैन कॉज कैंसर, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज कैन कॉज कैंसर। तो आपको पता है एक्सरेज गामा रेज के बहुत एक्सपोजर में अगर आप रहते हो तो आपको कैंसर हो सकता है। यूवी रेज का एक्सपोजर भी क्या कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। एक्सरेज और गामा रेज जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है और जो हमारी यूवी रेज है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो देखो लंग कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण कौन सा है जब हम देखते हैं, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन या फिर नन ऑफ दीस। तो देखो जो लोग है ना टोबैको करते हैं, केमिकल कार्सिनोजन, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। वैसे जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, बायोलॉजिकल की वजह से भी हो सकता है, फिजिकल की वजह से भी हो सकता है, बट मेजर पूछा गया है, सबसे बड़ा कारण क्या है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वायरस कॉजेज कैंसर। तो ऐसे वायरस का आपको नाम बताना है जो क्या कॉज कर सकता है, कैंसर नाम की बीमारी कॉज कर सकता है। ऑन्कोजेनिक वायरस, वेरियोला वायरस, रूबेला वायरस या फिर राइनो वायरस। तो आपको पता है कैंसर कॉजिंग जो वायरस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, और जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प। तो अगर किसी को कैंसर हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें करी जा सकती है, बायोप्सी, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो डॉक्टर कभी कभी बायोप्सी करता है, कभी सीटी स्कैन भी करता है, एमआरआई भी करता है, कभी कभी ये सारा कुछ करना पड़ता है, सो ऑल ऑफ द अबव। सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कैंसर कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ। तो कैंसर का ट्रीटमेंट हम किसकी मदद से कर सकते हैं, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर ऑल कैन बी यूज। तो आपको पता है कभी कभी सिर्फ बिगाइन ट्यूमर होता है तो उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है, तो सर्जरी भी करी जाती है। मेलिग्नेंट में भी किया जा सकता है, अगर एक ही जगह पे बहुत बड़ा चंक है तो उसको सर्जरी से निकाल लिया जाता है। रेडिएशन भी दी जाती है, कीमोथेरेपी भी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है, सो ऑल कैन बी यूज्ड। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है 60 में से आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।